Good morning to all of you once again in this business study class. Day before yesterday, we were making the discussion on chapter number 4, that was business services. तो बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा प्रोग्रेस में था. तो अब हम जैसे आगे में शुरू करते हैं. तो आपका हमने जो डिस्कस किया था बिजनेस सर्विसेज में वो हमने बैंकिंग जो है वो डिस्कस हम कर रहे थे. तो बैंकिंग में हमारे पास में आपका पेज नंबर 151 मेरी बुक के हिसाब से, और आपका जो था इसमें पॉइंट था दैट वाज बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग, वो हम कर चुके थे. ठीक है. अब बेनिफिट टू कस्टमर था वो, तो कि कस्टमर को जो है ई बैंकिंग के कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं. तो आपके ई बैंकिंग के जो फ़ायदे थे वो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, फिर उसके बेनिफिट टू बैंक बताते हैं. तो ये बेनिफिट टू बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग ई बैंकिंग के बेनिफिट हैं टू कस्टमर. कस्टमर को ई बैंकिंग के कौन कौन से बेनिफिट थे तो वो हमें ये कर रहे थे. तो आपका जो पहले बेनिफिट था डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी. पहले तो आपका बेनिफिट था कस्टमर को डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी. आपकी डिजिटल पेमेंट है और ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर रहती है. ये था पहला बेनिफिट. दूसरा 24/7 सर्विसेज. इसका आप समझ ही गए होंगे 24 घंटों 7 दिन है आपकी सर्विस जो कस्टमर को मिलती रहती हैं, यानी आप कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कन्वीनियंस. इसमें सुविधाजनक भी है कि देर इज नो मूवमेंट, एनी पर्सन कैन ट्रांसफर फ्रॉम एनीवेयर, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी. फाइनेंशियल डिसिप्लिन. फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी इसमें रहता है कि ऑल द थिंग्स आर इन ब्लैक एंड वाइट, देर इज नो एनी हिडन थिंग, ऑल आर मेड प्रॉपर एंट्रीज. ठीक है. नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस. अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स देर इज अनलिमिटेड एक्सेस टू द कस्टमर, कि वो पूरे वर्ल्ड में भी कहीं, पूरे इंडिया में कहीं कहीं पर भी वो अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, उनसे पैसा ले सकता है. और लेस रिस्क, आपका जो रिस्क है वो भी आपका इसमें काफ़ी कम होता है, क्योंकि देर इज़ नो कैरिंग ऑफ कैश और एनीथिंग. इट मीन देर इज़ नो एनी टाइप ऑफ द रिस्क ऑफ द कस्टमर अबाउट द कैश और एनी अदर थिंग्स. ठीक है जी. तो ये तो मैंने आपको डिस्कशन पहले कर चुका था. अब बेनिफिट टू बैंक. बैंक को इनके बेनिफिट कौन से, ये तो कस्टमर को बेनिफिट थे, क्योंकि ई बैंकिंग के फ़ायदे आपके कस्टमर को भी होते हैं और आपके बैंक को भी होते हैं. तो आपके जो बैंक है उसको जो इसके कौन कौन से बेनिफिट हैं तो वो देखो. तो ये बेनिफिट टू बैंक, बैंक को इनका कौन सा बेनिफिट होगा. तो पहला बेनिफिट है बैंक को वो होगा जी, नंबर 1 कम्पिटेटिव एडवांटेजेस. कम्पिटेटिव एडवांटेजेस. कम्पिटेटिव एडवांटेजेस. आपका यहाँ पर कम्पिटेटिव एग्जाम पर एडवांटेज बैंक्स को मिलता है कि दे कैन कम्पीट टू द बैंक हु आर नॉट एलिजिबल और हु आर नॉट अपडेटेड, उनको ये कम्पीट आराम से कर सकते हैं. दूसरा है कि अनलिमिटेड नेटवर्क. अनलिमिटेड नेटवर्क. आपका जो नेटवर्क है वो अनलिमिटेड हो जाता है,
यानी पहले बैंक जो है एक लोकल लेवल पे होते थे, तो वहाँ के आपके जो ब्रांच के आसपास में औरों में वहीं पर उनका नेटवर्क होता था, यानी कस्टमर वहीं के होते थे। अब तो ये कि आप पूरे आप इंडिया के अंदर कहीं पर भी हों, आपका बैंक अकाउंट हिसार में पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी हैं, तो आप उस बैंक के पूरे इंडिया में किसी ब्रांच में जा करके आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, आप पैसे जमा करवा सकते हैं, अपने पासबुक पूरी करवा सकते हैं, या कोई भी बैंक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप उनके सीवीएस ब्रांच होते हैं उनके अंदर आप जा करके ले सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज reduced load on branches, reduced load on बैंक ब्रांचेस। आपके जो बैंक के ब्रांचेज हैं उन पे वो आपका जो लोड कम हो जाता है, क्योंकि कस्टमर विल नॉट कम टू यू फॉर मैनी ऑफ द वर्क, फॉर एग्जांपल फॉर विड्रॉ द मनी और फॉर मेकिंग द पेमेंट, तो वो अपने आप ही जो है पेमेंट एक जगह दूसरी जगह करते रहते हैं, कोई उनको बैंक में आने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बैंकों में आजकल लोड काफ़ी कम हो गया है जो लोकल ट्रांजेक्शन्स का। लोन अगर वगैरह उनकी बातें अलग हैं, तो इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन काफ़ी कम हो गए हैं। और क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके हैं, तो कौन कौन से तरीके हैं, लोड कैसे कम हुआ, तो लोड कम होने का पहला तरीका डेबिट कार्ड। फर्स्ट इज डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड जो है वो क्या होते हैं, तो डेबिट कार्ड इज दैट कार्ड है इन विच और मनी इज डिपॉजिटेड बिफोर हैंड। हम पहले से जो है वो पैसा जमा करके रखते हैं बैंक के अंदर, एंड बैंक इश्यू एंड डेबिट कार्ड, और वो जो बैंक हमें जो डेबिट कार्ड देता है, और उससे डेबिट कार्ड को हम कहीं पर भी, जहाँ पर भी हमें जाते हैं कि दुकान पे किसी और जगह, वहाँ पर जो पीओएस मशीन है उसके अंदर डाल करके हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या अपने पर्सनल कंप्यूटर से भी उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एटीएम ही मान लो एक प्रकार से, एटीएम इटसेल्फ ए टाइप ऑफ डेबिट कार्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है दिस इज आल्सो लाइक द डेबिट कार्ड, बट देर इज ए बेसिक डिफरेंस दैट इन डेबिट कार्ड और मनी इज in advance deposited into bank, but in credit, Sharma ji, but in credit card the money is not deposited in advance, but we take the loan। एक मिनट बेटा होल्ड कर। है जी, मैं 12:40। उसका नंबर देवा होना कौन हो, गुलशन का वो ये दिशा है ना, ई दिशा में कोई नहीं, वो टाइपिस्ट है। हाँ ये दिशा में चाहिए कोई बता, ई दिशा क्या है? हाँ आज खुद तैयार करा रखी है, हाँ हाँ रसीद कटानी है। अच्छा, रसीद तो डीएल के लिए वो खुद नहीं जाना पड़ा, दूसरा नहीं हो सकता। हाँ जी, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है ये आपका डिफरेंट वन है। क्रेडिट कार्ड जो है ये वैसे तो एक जैसे, पर कुछ बेसिक जो डिफरेंट है कि डेबिट कार्ड में वी डिपॉजिट आवर मनी बैंक इन एडवांस, बट इन क्रेडिट कार्ड वी हैव नो मनी, बट वी टेक द लोन फ्रॉम द बैंक जस्ट लाइक ए लोन। We deposit some the document of our property, we place the property in our bank, and bank allowed us to withdraw a certain लिमिट अमाउंट, वो हमें जो बैंक हमें अलाउ करता है। तो ये आपका कहलाता है जी क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वैलिडिटी इसके ऊपर होती है क्रेडिट कार्ड पे कि कितने दिनों के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या नेफ्ट भी बोलते हैं इसको। आपका थर्ड जो है वो है आपका नेफ्ट, NEFT। ठीक है, आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये नेशनल लेवल पे आप कहीं पर भी आप अपना पैसा भेजना चाहते हैं, किसी भी अकाउंट में भेजना चाहते हैं, तो आप अपने अमाउंट को जो है उस फंड को किसी भी बैंक के द्वारा किसी दूसरे पार्टी को बैंक के अंदर जा करके आप जो है इस फंड को भिजवा सकते हैं। तो आपका यहाँ पर एक तो होता है नेफ्ट और एक होता है RTGS। ठीक है, तो नेफ्ट जो है वो छोटे छोटे अमाउंट भी भेजा जाता है और बड़ा अमाउंट भी भेजा जा सकता है। तो ये आपका जो है वो कहलाता है नेफ्ट। ठीक है जी। और आपका RTGS है उसमें कम से कम 2 लाख रुपए कम से कम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और कहता है कि ये आपके जो 72,000 ब्रांचेज के अंदर
आपका अवेलेबल है और नेफ्ट आपका 75,000 में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट। और अगला जो आपके पास है RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, तो ये आपका है RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। यानी यहाँ पर तो आपका जो नेफ्ट भेजते हैं वो बैंक जो है भेजेगा, उसके हो सकता है कि एक दिन में लग जाए पैसा ट्रांसफ़र होने में, हो सकता है 2 घंटे में भेजे। पर RTGS में क्या है कि इधर से आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, उधर विद इन सेकेंड्स मिल जाता है, तो ये RTGS कहलाता है। ठीक है जी। तो RTGS जो है वो आपका कम से कम 2 लाख के ऊपर होगा, 2 लाख से ऊपर होगा तो ही बात होगी, बनेगा RTGS, वरना तो 2 लाख से कम तो आपका नेफ्ट ही होगा। ठीक है जी। तो ये जो है आपका एक काफ़ी अच्छा सिस्टम है कि इमीडिएट आपकी पेमेंट भेजने का। ठीक है, फीचर्स ऑफ RTGS, RTGS की फ़ीचर कौन कौन सी हैं, तो हम इसमें RTGS इसकी फ़ीचर्स को हमें केवल डिस्कस कर लेते हैं। तो फीचर ऑफ RTGS, फिर आगे चलेंगे उधर। फीचर्स ऑफ RTGS, RTGS की फ़ीचर कौन कौन सी हैं, तो पहली फीचर आप कैसे हैं RTGS की, वो है ये कि दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय RBI। ठीक है, यानी ये आपका जो है कंट्रोल्ड बाय RBI, कंट्रोल्ड बाय RBI, यानी आपके जो भी इसमें ट्रांजैक्शन हुए वो RBI उनको कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको कंट्रोल करेगा, यानी उसी के निगाह में आपकी जो ये एक्सचेंज होगी। और कहते हैं कि RTGS सूटेड फॉर हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो RTGS जो है वो मिनिमम अमाउंट है वो RTGS का 2 लाख होना चाहिए, ऊपर तो कितना भी अमाउंट हो सकता है, देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, इट मीन्स हाई वॉल्यूम इज द फीचर ऑफ दिस RTGS। एंड थर्ड, पेमेंट टेकन एज ए फाइनल एंड इरिकवरेबल। ठीक है, द पेमेंट इज टेकन एज फाइनल एंड इरिकवरेबल, कि यहाँ पर जो है पेमेंट जो RTGS से हो गई वो आपकी फाइनल होगी, फाइनल पेमेंट है या इरिकवरेबल है, फाइनल पेमेंट है या वो इरिकवरेबल मानी जाती है कि ये आपकी फाइनल पेमेंट होगी, ये पास पैसा वापसी आपका नहीं आ सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है फी फॉर RTGS, वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। ठीक है, तो फीस, चलो हम फीचर लिख देते हैं आजकल, हालांकि फीस जब खत्म कर दी गई इनके ऊपर, फी आर डिफरेंट, फी इज वेरिएबल, फीस जो है वो एक बैंक से दूसरे बैंक की वेरिएबल है, ये फीचर में हम लिख सकते हैं, बट नाउ दी मोदी गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ फी। नेक्स्ट इज यूज RTGS बैंक मस्ट बी कोर बैंकिंग, यानी आपके जो है CBS होना चाहिए, बैंक मस्ट बी CBS, यानी कोर बैंकिंग सर्विसेज इनकी होनी चाहिए। अगर CBS बैंक नहीं है तो फिर आपका ये RTGS से नहीं हो सकता है। ठीक है जी। तो अभी आपने देखा कि आपका जो वर्कलोड रिड्यूस होता है बैंक ब्रांच से कैसे, डेबिट कार्ड अकाउंट से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेथड ही सारा ये, क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से, नेफ्ट अकाउंट से और RTGS अकाउंट से। और RTGS की फीचर मैंने आपको बताई कि वो आपका कंट्रोलिंग बाय RBI, मिनिमम है 2 लाख, फाइनल पेमेंट है इरिकवरेबल है, फीस जो वेरिएबल है, और उसी जगह होगा जहाँ CBS ब्रांच आपकी होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है ATM, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये आपका फिफ्थ है ATM। ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ये कई बच्चे जो कहते हैं ऑटोमेटिक, नहीं, ये कहते हैं ऑल टाइम मनी, ऐसा नहीं है, ऑल टाइम मनी नहीं है। A फॉर ऑटोमेटिक, T फॉर टेलर, M फॉर मशीन, यानी खुद गणना करके पैसे देने वाली मशीन को हम बोलते हैं ATM। ठीक है, तो ATM जो है वो आपके पास में होता है, वो आप कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, इसको हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला का रखिए आपका डिजिटल कैश। ठीक है, नेक्स्ट इज डिजिटल कैश। डिजिटल कैश, यहाँ पर जो कैश है वो डिजिटल है, कैश का एक सिस्टम भी आपके पास में है कि आप जो है किसी भी दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक मेथड के द्वारा आप पैसा भेज सकते हैं। और नॉर्मली हम जो है ये जो ई कैश सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है,
उसके द्वारा हम भेजते हैं, ठीक है, या पैसा तो निकलवा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में जो आई थी वो मैंने आपको बताई कि आपका जो है बैंकिंग सर्विसेज में जो बैंक की जो सर्विस थी वो कौन कौन सी थी, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी आसान था इसलिए मैं ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगला जो टॉपिक है इंश्योरेंस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपके जो है काफ़ी सारी बातें आपको एक्साइट करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें रेज होंगे और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनके बारे में। तो वो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर इंश्योरेंस है। आप जगह जगह बात बात ये कहते हैं ना कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भी कहते हैं कि बीमा करवा रखा है क्या। अगर कोई गाड़ी वाड़ी की बात हो तो हम उसको कहते हैं क्यों बीमा करवा लिया क्या। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस या बीमा है वो इसका मतलब कोई विशेष स्पेशल थिंग है, कोई ना कोई स्पेशल चीज़ है जिसके बारे में हर कोई आदमी जो है वो अवेयर है। यानी बीमा ऐसी क्या चीज़ है कहने का तो ये हुआ। तो हम इस टॉपिक को हम अब जो है वो हमें शुरू करते हैं। तो आपका टॉपिक है इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, बीमा सेवाएं। अब बीमा भी जो वो भी सेवाएं देता है, बैंक भी क्या करता है, बैंक ने कोई आपको प्रोडक्ट तो नहीं बेचा, यानी कहने का फिजिकल प्रोडक्ट तो नहीं बेचा, उसने सेवाएं बेची हैं। तो ठीक यहाँ पर भी जो है आपकी इंश्योरेंस भी एक सेवाएं है। तो इंश्योरेंस है जो क्या है कि इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट between the insurer and insured in which insurer agree to make a good of loss of insured on happening the event in in consideration of regular payment called premium, ठीक है। अब ये कहता है कि इंश्योरेंस क्या है कि इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर होता है बीमा करने वाला, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस एक कंपनी है जो बीमा करती है, तो वो तो इंश्योरर है। और मैंने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया तो मैं इंश्योर्ड हूँ, ठीक है। तो इंश्योरर एश्योर द इंश्योर्ड, या अपने दूसरी भाषा में बोलूँ कि इंश्योरर गिव द गारंटी टू इंश्योर्ड that it will pay the loss if any loss occurs and if he made the payment regularly। कि मेरे को बीमा कंपनी ये गारंटी देती है कि अगर तुम मेरे को एक निश्चित बीमा देते रहोगे, पैसा प्रीमियम देते रहोगे, तो मैं जो आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई करने की गारंटी देती हूँ, ठीक है। यानी एक आदमी दूसरे आदमी को उसका लॉस है उसकी भरपाई करने के लिए जो गारंटी देता है वो बीमा कहलाता है और उसके बदले में वो प्रीमियम लेता है, ठीक है जी। अब इसमें जो है और ये पॉलिसी जो है कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में होना चाहिए और रिटर्न में होगा तो ये रिटर्न में जो चीज़ होगी वो कहलाएगी इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब इसमें आपके जो हैं चार चीज़ें हो गई। पहला इंश्योरर, पहला आपका है इंश्योरर। पहला इंश्योरर, इंश्योरर होता है बीमा करने वाली कंपनी, ये आपकी कंपनी होगी, ठीक है। ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी होगी बीमा करने वाली, ठीक है। तो जैसे कि आपका जनरल इंश्योरेंस है तो यह आपका बोल दो LIC है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। ये आपकी बीमा कंपनी, ये आपकी कहलाती है इंश्योरर, ठीक है जी। और दूसरा आपके पास में इंश्योर्ड, इंश्योर्ड जिस आदमी ने बीमा करवाया है, कि मान लो यहाँ पर मोहन है, उसने बीमा करवाया है, तो मोहन जो ये आपका कहलाएगा इंश्योर्ड, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंश्योरर और ये आपका हो गया इंश्योर्ड, ठीक है जी। और थर्ड पार्टी है हैपनिंग ऑफ इवेंट। थर्ड जो है वो है उसका रिवॉर्ड है हैपनिंग ऑफ इवेंट, हैपनिंग ऑफ इवेंट, को घटना का होना। LIC ने मोहन को जो है वो एश्योर किया था कि उसकी अगर कोई लॉस होगी तो वो उसको पेमेंट देगी। अब मोहन का एक्सीडेंट हो जाता है, मोहन की दोनों टांगें टूट जाती हैं, तो ये बीमा कंपनी ने कहा था कि अगर तुम्हारी टांगें टूट जाएगी तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे और अगर तुम मर गए तो तुम्हारे घर वालों को 20 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ये कोई भी घटना हो जाए, ठीक है,
अगर आपकी कोई भी घटना इनमें से हो गई तो यानी कोई भी इवेंट की हैपनिंग हो गई तो पेमेंट मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी। ठीक है। या आपका जब LIC जो वो 20 साल के लिए रखा था, यानी आपके 20 ईयर्स हो गए पूरे। ठीक है। आपके 20 ईयर्स हो गए, अगर 20 ईयर्स हो गए तो भी आपके बीमे के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। यानी कोई भी इवेंट हैपनिंग का होना जरूरी है। और नेक्स्ट है प्रीमियम। ठीक है। प्रीमियम, ये तो आप अकाउंट में पढ़ते आए हैं। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि जो बीमे का जो प्रीमियम है, जो किस्त है, वो आपका कहलाती है प्रीमियम। कि उसको जो किस्त आपकी ईयरली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, आपकी मंथली हो सकती है, आपकी 6 मंथ की भी हो सकती है, तो वो आपकी कहलाती है प्रीमियम। ठीक है जी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंश्योरेंस का मतलब क्या है। इंश्योरेंस का मतलब एनी इंश्योर्ड गिव द एश्योरेंस टू द इंश्योर्ड टू मेकअप इज लॉस ऑन हैपनिंग एनी इवेंट। कोई भी घटना घटने पर इंश्योरर जो है इंश्योरर जो है इंश्योर्ड गारंटी देता है, कोई भी घटना होगी तो वो उसकी पेमेंट करेगा, अगर वो टाइमली प्रीमियम की पेमेंट करता रहता है तो। ठीक है। तो ये आपके पास में 4 टाइप के वैकेप्स हो गए, यानी आपका इंश्योरर, इंश्योर्ड, हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड प्रीमियम। ठीक है जी। अब कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, आपके जो है इंश्योरेंस के सिद्धांत क्या हैं। प्रिंसिपल इंश्योरेंस क्या है, यानी इंश्योरेंस है आपने बीमा तो करवा लिया, तो बीमा करवाने के बाद जरूरी नहीं कि बीमा कंपनी आपको पैसे दे दे। ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि ऐसा है जी कि चलो मोटरसाइकिल मेरा ख़राब हो गया है तो चलो मैं मोटरसाइकिल बीमा करवा लेता हूँ, और उसके बाद में मोटरसाइकिल कहीं एक्सीडेंट दिखा करके पूरे पैसे मिल जाएंगे, तो वो हमारी गलतफहमी होती है, ऐसा नहीं होता है। तो उसके कुछ के प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हम जो है यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में पहला प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ, सर ने भी आपको करवाया होगा ये, कि प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ, कि पहला आपका प्रिंसिपल है गुड फेथ का प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। ठीक है। तो आपका यहाँ पर होगा जी, ये PRINCIPLE है, ये AL वाला नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। ठीक है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, गुड फेथ का प्रिंसिपल का होना। ठीक है। गुड फेथ का मतलब होता है कि आप जो है कोई भी चीज़ बीमा करने वाली कंपनी से छुपाएंगे नहीं। यू विल नॉट कंसीडर एनीथिंग, you will tell all the things in detail, and if you are not telling him all the things, in that case in any mishappening happens, then insurance company will not pay to you। अब इसी जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज बुक के अंदर नहीं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मान लो कि आपका ये कि आपने बीमा करवाया। ठीक है। या कोई आदमी किसी ने अपना बीमा करवाया और उस आदमी को टीबी थी। ठीक है। पहले से वो टीबी से अफेक्टेड था, वो टीबी से अफेक्टेड था, उसने इंश्योरेंस कंपनी को बताया भी नहीं कि मुझे टीबी है, और वो बंदा मर जाता है। मरने के बाद पता चलता है कि जिस समय बीमा करवाया था उस बंदे का, उस समय वो टीबी से अफेक्टेड था, और टीबी से अफेक्टेड था, तो उस बंदे ने जो है वो चीज़ें फैक्ट जो हैं वो उसने कंसील कर ली थी। वो फैक्ट या तथ्य जो उसने कंसील कर लिए थे, तो यहाँ पर उसने वो चीज़ कंसील कर ली, तो वो चीज़ उस हालत में बीमा कंपनी उसको पेमेंट नहीं देगी। ठीक है। इसी प्रकार से कि मान लो कि किसी आदमी का जो है पहले से कैंसर था, और उस आदमी का जो है छुपा कर बीमा करवा लिया गया, अगर कंपनी को पता चल गया बाद में मरने के बाद में, तो कंपनी जो है उन उसकी पेमेंट नहीं देगी। ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज़ पहले से कंपनी को बता दें, अगर टीबी है तो पहले बता दें कि टीबी है, अगर कैंसर तो पहले बता दें कि उसमें कैंसर है, और वो सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसी प्रकार से मान लो आप जनरल इंश्योरेंस करवाते हैं। जनरल इंश्योरेंस भी दो प्रकार है, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस तो जीवित आदमी के लिए होता है, और जनरल इंश्योरेंस होता है किसी भी अन्य चीज़ों के लिए। अब जनरल इंश्योरेंस की बात करें कि जैसे कि मान लो कि एक फैक्ट्री के अंदर जो है फैक्ट्री का बीमा करवा लिया, और उसका फायर का बीमा करवा लिया। अब आग का बीमा करवा लिया, तो उस समय जब आग का मैंने बीमा करवाया तो हमने कंसील कर ली बातें।
क्या कंसीडर कर ली कि फैक्ट्री की जो वायरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है, वो ढंग से नहीं की हुई और उन्हें फॉल्ट होता रहता है और उस वायरिंग के कारण से कई बार आग भी लग चुकी है। अब आपने बीमा करवा लिया, फिर फायरिंग से आग लग गई वायरिंग में, ठीक है, स्पार्किंग से, और बीमा कंपनी को पता चला कि भैया इनकी वायरिंग तो ज़्यादा ख़राब थी, तो उस हालत में फिर जो है उसको बीमे के पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। तो एक मिनट सर, तो आज हम इतना ही करें, किसी को प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, प्लीज यू कैन आस्क। हैं? हाँ कर लो सर चेक। हाँ वो तो मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो बेटा कोई क्वेश्चन पूछे मेरे से, ठीक है, अगर नहीं है तो हम कल फिर मिलेंगे। और कल अगर हो सकता है मुझे कहीं जाना पड़ जाए, तो अगर मैं नई क्लास ले पाऊँ तो मैं आपको वेरी इन एडवांस जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है आप कहीं जा सकते हो, वो मैं मॉर्निंग में आपको जो है उसकी सूचना दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।